माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती एक 25 साल की दुबली पतली लड़की के साथ पक्की कर दी। हालांकि मैं इस शादी से बहुत इनकार किया, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी। सुहागरात की रात मैं जैसे अपने कमरे में जाने लगा, तो मेरे दोस्त मुझे पकड़ कर कहने लगे कि तुमने किस लड़की के साथ शादी की है। सुहागरात की रात वह तुम्हें बिल्कुल झेल नहीं पाएगी। दोस्तों की जो बात थी वह सही थी। इसी वजह से मैं मन मार कर जैसे अपने कमरे में गया, तो वह लड़की दुल्हन का जोड़ा पहने बिस्तर पर बैठी इंतजार कर रही थी। दिखने में बेहद सुंदर थी। इसी वजह से मैं उसकी तरफ मनमोहित होने लगा। लेकिन जैसे मैं उसके करीब जाने लगा, तो मुझे पता चला उस लड़की में औरतों वाली बात नहीं थी। वह तो बल्कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा थी। जैसे मैं दूर हटा, तो उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। और इस वक्त उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मेरी 25 साल की पत्नी सुहागरात मनाने के लिए तड़प रही थी, और उसने तुरंत मुझे बिस्तर पर बिठा दिया और लाइट बंद करते ही रात भर मेरी चीखें निकाल दी, क्योंकि वह बड़े जोश के साथ मेरे दोनों हाथों में अपना, मेरा नाम संदीप है, मेरी उम्र 35 साल है, मैं दिखने में बेहद हैंडसम हूँ। लेकिन इस उम्र में भी मेरी दोस्तों की शादी हो चुकी थी और उनके दो दो बच्चे भी हो चुके थे। दोस्तों में मैं अकेला इंसान था जिसकी अभी तक शादी बिल्कुल नहीं हुई थी। मेरी भी शादी करने का बहुत मन करता था, लेकिन मैं बार बार जब भी इस बारे में अपने माता पिता से बात करता, तो वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बना दिया करते। अक्सर माँ यही कहती कि मैं तेरी शादी बहुत अच्छी लड़की से करवाना चाहती हूँ, जिसके तेरे साथ 36 के 36 गुण भी मिलते हों। लेकिन मुझे अभी तक वह लड़की नहीं मिल रही। मैं अभी बहुत ज्यादा कोशिश भी कर रही हूँ। मुझे भी अपनी माँ पर पूरा विश्वास था कि वह मेरे लिए बेहद अच्छी और खूबसूरत लड़की की ही तलाश करें। इसी वजह से मैं अपने माता पिता की बात मानकर वक्त का इंतजार करने लगा था। लेकिन यूं ही करते करते जो वक्त था वह बड़ी तेजी से बीत रहा था, और अब मेरी उम्र भी बढ़ने लगी थी। लेकिन अभी तक मेरे लिए कोई भी लड़की नहीं मिली थी। बल्कि मेरे पड़ोस के घर में एक लड़का रहता था, जो दिखने में बेहद काला सा था। उसकी भी शादी होने वाली थी। जब मुझे ये खबर पता चली, तो मेरे गुस्से का जो तापमान था वह काफी बढ़ चुका था। मैं तुरंत घर गया और माँ को जाकर चिल्लाने लगा। कहने लगा, मुझसे बेकार लड़के की शादी हो रही है, लेकिन मैं इतना हैंडसम हूँ कि आपको मेरे लिए बिल्कुल भी कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। क्या लड़कियों का काल पड़ चुका है? उस वक्त मेरे मुंह में जो आ रहा था, मैं माँ को गुस्से से बोलता जा रहा था। तभी मेरे माता पिता मेरा गुस्सा भी शांत करने लगे। कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत करो। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भी लड़की मिलती है, या तो फिर उसका किसी न किसी के साथ अफेयर चलता है, या फिर वो मोटी होती है, या फिर पतली होती है। तू हमारा इकलौता लड़का है। इसी वजह से हम तेरे लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत हो। देखना, भगवान जल्द ही हमारी जिंदगी में उस लड़की को भी भेज देगा, और मैं जल्द से जल्द उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। माँ की इस तरीके की बातें सुनकर मुझे फिर से गुस्सा आ चुका था, क्योंकि माँ ने तो कई बार मुझे ये सब बातें कही थी। अब मैं बार बार इन बातों को सुन सुनकर अब पूरा थक चुका था। मैंने माँ को भी तभी कह दिया कि अगर आपने मेरी शादी ना करवाई, तो मैं गुस्से से घर छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों की शादी भी हो चुकी है। मैं अकेला ही हूँ जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। क्या आप लोग मेरी शादी 50 साल की उम्र में करेंगे? मैं अच्छा भला लड़का हूँ, दिखने में भी हैंडसम हूँ, लेकिन अभी तक मेरे लिए आपको कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिल रही। ये क्या बात हुई? या फिर आप मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते? आप लोग नहीं चाहते कि कभी मेरी शादी हो? या फिर आप मेरे माता पिता ही नहीं है? उस वक्त मैं गुस्से में अपना आपा भी खो चुका था। मैं गुस्से में माता पिता को बहुत कुछ बातें भी सुनाने लगा था, कि तभी मेरे पिताजी मुझे शांत करने लगे। कहने लगे कि बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जल्द ही तेरी शादी अच्छी सी लड़की के साथ पक्की कर दूंगा। तू अब बस मुझे एक हफ्ते का वक्त तो दे। मैंने तभी पिता की आंखों में देखा, तो उनकी आंखों में आज आंसू आ रहे थे। बेशक उन्हें मेरी भी चिंता सता रही थी। उनके आंसू देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार पक्का माता पिता मेरी किसी लड़की के साथ शादी जरूर करेंगे। उसके बाद पिताजी ने मुझे दवाई खिलाई। मैंने उस दवा को खाने से इनकार भी किया, क्योंकि अभी मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था। अभी मैं गुस्से में था। मैंने तभी कहा कि आप हमेशा ही मुझे ये सब दवाइयाँ खिलाते रहते हैं। अब जिस दिन आप किसी लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय करेंगे, उसके बाद ही मैं आपके कहने पर इन दवाइयों को खाया करूंगा। यह कहकर मैं गुस्से से घर के बाहर जा चुका था। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। मैं अपने माता पिता से बेहद प्यार करता था, लेकिन आज मैं उन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता था। लेकिन हमेशा ही मेरे माता पिता कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी किसी लड़की के साथ शादी पक्की भी नहीं करते थे। कभी कदार तो मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि शायद मैं अपने माता पिता की संतान नहीं हूँ। मेरे माता पिता नहीं चाहते
कि मेरी शादी हो। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के बीच जाकर बैठ चुका था। मेरे दोस्त अपनी शादी के बारे में बात कर रहे थे और तभी कहने लगे कि तुम कब शादी करोगे। मैं भी उन्हें बताया कि माता पिता जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर मेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखकर मेरी शादी भी पक्की करने वाले हैं और उसके बाद मेरी भी शादी हो जाएगी। इस बात से मैं बेहद खुश हूँ। उसके बाद मेरे दोस्त लोग मुझे सुहागरात के बारे में बताने लगे थे। कहने लगे कि सुहागरात की रात पति पत्नी के लिए बड़ी ही खास रात होती है। उस रात पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। उनके बीच कोई भी दूरी नहीं रहती। उस वक्त दोस्तों की बातें सुनकर मेरे भी जो जज्बात थे वह मचलने लगे थे। 1 घंटे की गपशप के बाद मैं वापस अपने घर आ पहुंचा था। घर आने के बाद माँ ने मुझे खाना दिया और उसके बाद फिर से मेरे सामने दवाइयाँ रख दी। दवाइयों को देखकर मुझे फिर से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और अपने मन में सोचने लगा कि आखिर माता पिता मुझे किस चीज़ की दवाइयाँ खिलाते हैं। जब मैं पूछता हूँ तो वह हमेशा यही कहते हैं कि बचपन में तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो चुकी थी, जिसकी वजह से तुम्हें जिंदगी भर इन दवाइयों को खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम फिर से बीमार भी हो सकते हो। हालांकि मेरा अपनी माँ पर फिर से विश्वास करने को मन नहीं हो रहा था। मैंने फिर से मन मार कर माँ के कहने पर उन दवाइयों को खा लिया था, क्योंकि मैं अपने माता पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके बाद मैं गहरी नींद में सो चुका था। सुबह जैसे उठा तो मैं अपने पिताजी के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। मेरे पिताजी का एक कपड़ों का कारोबार था। मैं उन्हीं के साथ दुकान पर बैठा करता था और जब शाम होती तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए भी चला जाया करता था। इसी तरीके से फिर कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन अचानक ही माता पिता मेरे कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है और जल्द ही तुम्हारी उस लड़की के साथ शादी भी पक्की करने वाले हैं। माता पिता के मुंह से इस बात को सुनते ही मैं तो बेहद खुश हो चुका था और खुशी से झूमने लगा था। मैंने तभी माता पिता को कहा कि हम कल ही उस लड़की के घर चलते हैं। ये सुनते ही माता पिता हड़बड़ाते हुए कहने लगे कि अरे नहीं बेटा, तुम्हें इन सब की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो। मुझे भी इस पल का बेसब्री से इंतजार था। इसी वजह से मैं खुशी खुशी अपने माता पिता की बात को मान लिया और फिर 1 हफ्ते के बाद ही मेरी एक लड़की के साथ शादी भी हो चुकी थी। हालांकि मैंने अभी तक उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं देखा था, लेकिन मुझे अपने माता पिता पर विश्वास था कि वह मेरी शादी बेहद खूबसूरत और हसीन लड़की के साथ करेंगे। मैं अपनी शादी से बेहद खुश था कि तभी मेरे दोस्त मेरे बगल में आए और हड़बड़ाते हुए कहने लगे कि अरे यार, तूने किस लड़की के साथ शादी कर ली। इस बात को सुनते ही मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? क्या वह लड़की सुंदर नहीं है? ये सुनते ही वह कहने लगे कि अरे, वह लड़की तो दुबली पतली सी है, कैसे सुहागरात की रात तुम्हें संभालेगी। ये सुनते ही मैंने कहा, अरे यार, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? आज के दौरान पर यह सब बिल्कुल भी नहीं चलता, बल्कि लड़कियां तो फिट फाट रहनी चाहिए। लड़कियां पतली ही ज्यादा सुंदर लगती हैं और मुझे तो मोटी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। और मुझे मालूम है कि माँ ने जिस भी लड़की को मेरे लिए चुना होगा वह बेहद सुंदर होगी और अच्छी भी होगी और उसके मेरे साथ 36 के 36 गुण भी मिलते होंगे। फिर विदा होने के बाद मैं उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आया। अब मेरी पत्नी वह बन चुकी थी। सुहागरात की रात जैसे ही मैं कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे पीछे से रोक लिया और मेरे हाथों में एक गर्म दूध का गिलास पकड़ा दिया। उस वक्त मेरे दिलों की जो धड़कनें थी वह बड़ी तेजी से चल रही थी। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो अपनी पत्नी के बगल में जाकर बैठ चुका था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज धक धक हो रही थी। मैंने धीरे से जैसे ही घूंघट उठाया तो उस लड़की को देखकर घबराता हुआ मैं तुरंत पीछे हट चुका था। उस वक्त मानो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी हो। माँ ने मेरी शादी भला किस प्रकार की लड़की से कर दी थी, जिसका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। थी तो वह बेहद सुंदर, लेकिन उसमें लड़कियों वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि माँ ने मेरी शादी एक मरीज लड़की के साथ पक्की कर दी थी और अब तो वह मेरी पत्नी भी बन चुकी थी। उस वक्त मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी वह लड़की मेरे करीब आई, हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कमरे के बाहर चला गया और सीधा माँ के पास गया। माँ मेरा गुस्सा देखकर समझ चुकी थी। मैंने तभी माँ को कहा, अगर मेरी शादी नहीं करानी थी तो मना कर देते, लेकिन आपने यह किस प्रकार की लड़की से शादी कर दी जो हड्डियों का ढांचा है। ऐसा लगता है वह काफी समय से बीमार है। आप तो हमेशा कहते थे कि मेरे लिए बेहद अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो भला आपने किस प्रकार की लड़की के साथ मेरी शादी कर दी? आखिर आपने मेरे साथ क्यों किया? मुझे किस चीज की सजा दी? उस वक्त मैं बेहद गुस्से में आ चुका था कि तभी माँ मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, लड़की बेहद सुंदर है, यकीन मानो। आज बेशक पतली है, लेकिन जब खाने पीने पर ध्यान देगी तो जल्द तंदुरुस्त हो जाएगी। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो।
माँ की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ जानबूझकर मेरी बातों को समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही। उसके बाद मैं गुस्से से घर के बाहर चला गया और अपने दोस्तों के साथ जमकर पिया। हालांकि मेरे दोस्त लोग भी हैरान थे कि भला मैं सुहागरात की रात अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ पर क्या करने आया हूँ। उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर यही सोच रहा था कि अब मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा। मैंने जैसा सोचा था मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं मिला। मैंने शादी को लेकर कितने अरमान सोचे थे, लेकिन वह सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके थे। मैं रात भर जमकर दारू पिया, जिसकी वजह से देर रात तक मैं घर पहुंचा। जैसे ही कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी अभी भी बिस्तर पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह काफी रोई हो, लेकिन मुझे उसके रोने से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं था। मैंने तभी हंसते हुए कहा कि मैं काफी थक चुका हूँ, तुम जाकर दूसरे कपड़े बदल लो। और ये कहते मैं बिस्तर पर जाकर लेट चुका था। उस वक्त मेरे दिमाग की नसें इतनी तेज दर्द होने लगी, मेरा जो सर था वह बहुत तेज फटना शुरू हो चुका था। उस वक्त मैं काफी चीखने और चिल्लाने लगा कि तभी मेरी माँ दौड़ते हुए आई और कमरे में आते ही उन्होंने मुझे फिर से एक दवा खिलाई। मैं मजबूरी में आकर अपनी माँ के हाथों से वह दवा तुरंत खा लिया, जिसे खाने के बाद कुछ देर बाद ही मुझे आराम सा मिलने लगा था और उसके बाद मैं गहरी नींद सो चुका था। सुबह जैसे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि दिन के 11 बज रहे थे और मैं अभी तक सोया था। और जैसे मैंने दूसरी तरफ देखा तो बिस्तर खाली था और तभी मैंने देखा कि मेरी पत्नी बाथरूम के बाहर से निकल रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, कल रात को आपकी तबीयत खराब हो चुकी थी, इसी वजह से माँ जी ने आपको उठाने से मना किया था। उसके बाद मैं फिर से जैसे ही वह मेरे करीब आने लगी तो मैं तुरंत उठकर वॉशरूम के अंदर जा चुका था। अब मैं पल पल उस लड़की के साथ रहकर तड़प रहा था, लेकिन मैं किसी को भी अपने दुख के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा सकता था। नहा धोकर जैसे ही नीचे गया तो उस लड़की ने मेरे लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार रखा था। यह देखते ही मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैंने तभी माँ को कहा कि यह नाश्ता सबसे पहले आप अपनी लाडली बहू को खिलाओ, ताकि इसके शरीर में थोड़ी जान भी आ सके। यह कहते ही मैं गुस्से से बाहर जा चुका था। मैं सीधा दुकान पर जाकर काम करने लगा। मैं अब घर पर बिल्कुल भी नहीं रहता था, क्योंकि घर पर मेरा दम भी घुट रहा था। पिताजी भी शादी के दूसरे दिन मुझे देखकर बेहद हैरान रह चुके थे, लेकिन उन्हें समझ आ चुका था कि मैं काफी गुस्से में हूँ। इसी वजह से उन्होंने मुझसे भी कोई बात नहीं की थी। अब मैं दिन से लेकर शाम तक दुकान पर बैठा रहता, घर बिल्कुल नहीं जाता। जैसे ही शाम होती तो सीधा अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने लगता। उस वक्त माँ मुझे बहुत फोन करती, लेकिन अब मुझे किसी से बिल्कुल लेना देना नहीं था। मेरे माता पिता ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यह सोच सोच कर मेरे गुस्से का तापमान बढ़ने लगता। इसी वजह से अब मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करने लगा था। रात को जैसे ही घर वापस आता तो पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरा इंतजार करती रहती। कहने लगती कि मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने कहा कि तुम सबसे पहले खुद खाना खाओ। यह कहकर मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। हालांकि मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल भी कोई बात नहीं करता था। मेरी पत्नी भी समझ चुकी थी कि मुझे उसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इसी तरीके से दिन बीतने शुरू हो चुके थे। मैं रोज सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर वापस आता। एक रात को मैं लेट घर वापस आया तो मेरी माँ ने घर का दरवाजा खोला। तभी वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा फर्ज बनता है अपनी पत्नी को वक्त देना। तुम जो कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है। यह बात को सुनते ही मैंने माँ को कहा, आपने जो मेरे साथ किया क्या वह सही था? आपने जानबूझकर एक मरीज लड़की के साथ मेरी शादी कर दी। मैं दिखने में बेहद हैंडसम हूँ, हट्टा कट्टा नौजवान लड़का हूँ। मुझे तो कोई भी लड़की पसंद कर सकती है, लेकिन आप तो मेरी शादी पहले से ही नहीं करवाना चाहते थे। आप लोगों ने जानबूझकर मेरी उस लड़की के साथ शादी कर दी। यह कहते ही मैं अपने कमरे में जाकर लेट चुका था। अब मुझे किसी से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं था। अब मैं रोज अपनी मर्जी से घर आता। मेरी पत्नी भी जब भी करीब आने की कोशिश करती, मैं हमेशा उससे धुतकार देता। धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ बाहर मैं पार्टी करने लगा। उस वक्त नई नई लड़कियों के साथ मेरी दोस्ती भी बन चुकी थी। लड़कियां जो थी वह मुझे काफी पसंद भी आ चुकी थी। वह अक्सर मेरे साथ काफी अच्छे से बात भी किया करती थी। मुझे अपनी पत्नी से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त ये देखकर हमेशा समझाया करते थे। कहने लगते कि अभी हाल फिलहाल तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा दूसरी लड़कियों के साथ बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम एक शादीशुदा मर्द हो। मैंने तभी अपने दोस्तों पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है। यह कहने के बाद मैं उन लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन किया करता था। अब मैं इसी को अपनी जिंदगी मान चुका था कि आज तक कभी भी गलत राह पर मैं बिल्कुल भी नहीं चला था। लेकिन इन सब पर चलने पर मेरे माता पिता ने ही मुझे मजबूर किया था। मेरी पत्नी रोज रात को बैठकर मेरा इंतजार करती रहती, लेकिन मैं हमेशा ही नई नई लड़कियों के साथ वक्त बिताया करता। लेकिन एक रात मैं बहुत लेट घर वापस आया था।
उस रात मेरी पत्नी फिर से मेरे करीब आने लगी, लेकिन उसके बाद मैंने उसे गुस्से से अपने से दूर किया और फिर उसकी इंसल्ट करने लगा। मैंने कहा, पता नहीं तुम्हारे माता पिता ने क्या खाकर तुम्हें पैदा किया था, जो तुम एक हड्डियों का ढांचा बनी हो। तुम जैसी लड़की से तो कोई भी लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुमसे शादी की है। इसी वजह से तुम्हें बार बार मेरे करीब आने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरी पत्नी बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। माँ ने तो पता नहीं क्या देखकर तुम्हारी मेरे साथ शादी पक्की कर दी। उस वक्त मैं अपनी पत्नी को गुस्से से बहुत कुछ बोलते जा रहा था। दूसरी तरफ मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ रहे थे और तभी वह कहने लगी कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं यहाँ पर आपकी पत्नी बनने आई थी, ना कि एक कठपुतली। मैं कितने दिनों से ये सब देख रही थी और बर्दाश्त कर रही थी। मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन आपको तो मुझसे कोई लेना देना नहीं। इसी वजह से मैंने पहले से ही डिवोर्स के पेपर तैयार कर लिए हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप इस रिश्ते से आज़ादी चाहते हैं। अब बाहर जाकर दूसरी लड़कियों के साथ अपनी रातें भी रंगीन करते हैं, लेकिन आपको तो मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा कि अच्छा हुआ तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। चलो अब जल्दी से तुम पेपर लाओ। मैं तो तुरंत अब साइन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तभी देखा कि साइड टेबल पर कुछ पेपर पड़े थे। मैंने वह देखे तो डिवोर्स पेपर थे। मैंने तुरंत आंखें बंद करके ही उन पेपर पर साइन कर दिया था। उन पेपर को देखकर मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आने लगे थे और वह पेपर पकड़कर रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। और मैं फिर बिस्तर पर बैठते ही कब गहरी नींद में चला गया कुछ मालूम नहीं। लेकिन उस वक्त मैं जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था, और वह यह थी कि मैं घर का जो दरवाजा था वह बंद करना ही भूल चुका था। लेकिन फिर अचानक ही 1 घंटे की देरी के बाद मुझे मेरी माँ के कमरे से बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं उन आवाजों को सुनते हुए जैसे ही उस कमरे में गया तो मैंने देखा कि कुछ चोर जो थे वह मेरी माँ के गहने चोरी कर रहे थे, और एक ने तो मेरी माँ को कसकर पकड़ भी लिया था। मैं तभी उन चोरों से अपनी माँ को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगा कि तभी पीछे से अचानक मेरी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी, और तभी उन चोरों को कहने लगी कि आपको जो जो चाहिए आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन मेरे ससुराल वालों के साथ कुछ भी गलत मत करिए। वह उन चोरों के सामने भीख मांग रही थी। मैं दूर खड़ा अपनी पत्नी की इन सब बातों को सुनकर बेहद हैरान रह चुका था कि जिस लड़की को मैंने अभी कुछ देर पहले इतना बुरा भला कहा, बल्कि डिवोर्स भी दे दिया, लेकिन वह लड़की तब भी मेरे माता पिता के बारे में सोच रही थी। वह चाहती तो यहाँ से भाग भी सकती थी। मैं यही कुछ सोच रहा था कि तभी उस वक्त पीछे से एक चोर ने आकर मेरी पत्नी को पकड़ लिया। कहने लगा कि सबसे पहले तो तुम ये जो गले में मंगलसूत्र पहना है उसे निकालो। मेरी पत्नी ये देखकर बेहद गुस्से में आ चुकी, कहने लगी कि मैं ये कभी नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे पति की निशानी है। लेकिन वह जो चोर थे वह जिद पर आ चुके थे। मैंने भी बड़ी मुश्किल से माँ को उन चोरों से छुड़ाया, और फिर तभी वह चोर मेरी पत्नी को पकड़कर सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरने वाले थे कि तभी मौके पर मैंने हमला बोल दिया, और तभी हाथापाई पे मैं उन चोरों के साथ सीढ़ियों से नीचे गिर चुका था। और जब मुझे होश आई तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। उस वक्त मैं बार बार अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरी पत्नी दूर खड़ी थी। मैंने धीरे से उसे आवाज लगाई। मैंने कहा कि तुम ठीक तो हो ना? वह चोर कहाँ गए? तभी मेरी पत्नी कहने लगी कि आप इन सब की चिंता बिल्कुल भी मत करें। उन चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि पुलिस जो थी उन चोरों की काफी समय से तलाश कर रही थी। पुलिस उन चोरों का पीछा कर रही थी, लेकिन हमारे घर का दरवाजा खुला देकर वह चोर हमारे घर के अंदर आ पहुंचे थे। पता नहीं वह घर का दरवाजा कैसे खुला रह गया। तभी मैंने अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ दिए और मैं तुरंत उससे माफी भी मांगने लगा था। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ भी पहुंचाई है। मैं उसके लिए तुमसे बेहद माफी भी मांगता हूँ। ये सुनते ही मेरे माता पिता दोनों मेरे बगल में आकर खड़े हो चुके थे। कहने लगे कि बेटा, आज हम तुम्हें सच्चाई के बारे में बताना चाहते हैं। माता पिता के मुंह से सच्चाई शब्द सुनकर मैं बेहद हैरान रह चुका था। मैं तभी सोचने लगा कि अब माता पिता को क्या बात बतानी है। तभी माता पिता कहने लगे कि गुंजन और तुम्हारी शादी बहुत सालों पहले ही हो चुकी थी, बल्कि तुम दोनों ने तो भागकर शादी की थी। लेकिन तुम दोनों हनीमून मनाने के लिए जैसे ही घर से निकले तो रास्ते में तुम लोगों की गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी, और दूसरी तरफ गुंजन बिस्तर पर पड़ चुकी थी। उसे काफी चोट भी लग चुकी थी, जिसे ठीक होने में काफी वक्त भी लगा था। गुंजन हमेशा तुमसे दूर रहती थी और तुमसे दूरी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती रही। वह तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त ना आने की वजह से हम लोग हमेशा उसे तुमसे दूर रखते थे। लेकिन तुम जो बार बार जिद करने लगे थे कि मेरी शादी करवाओ, तो हमारे पास भी और कोई रास्ता नहीं था। हमने गुंजन के माता पिता से जाकर बात की। हालांकि गुंजन के माता पिता भी अपनी बेटी को तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहते थे,
क्योंकि उनका कहना था कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम दोनों ने ही भागकर शादी की थी। लेकिन हम दोनों ही परिवार वाले अपने बच्चों की खुशी के आगे हार चुके थे, और ये सारी बात हम तुम्हें इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि तुम गुंजन को डिवोर्स दे चुके हो। सारी कहानी को सुनने के बाद मेरी आंखों से बहुत ही ज्यादा आंसू बहने लगे थे। वाकई गुंजन के साथ जो हुआ था वह बेहद गलत था, और उसे सबसे ज्यादा तकलीफ मैंने ही पहुंचाई थी। उसने तो जिंदगी भर अपना साथ निभाया था, लेकिन मैं ही उसके शरीर का हमेशा मजाक उड़ाया करता, उसकी खूब इंसल्ट भी किया करता। मैंने उसी वक्त तुरंत गुंजन के जाकर पैर पकड़ लिए और उससे खूब माफी भी मांगने लगा। तभी गुंजन ने मुझे अपने गले लगा लिया। आपको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी तो याददाश्त जा चुकी थी, और जो हमारे साथ हुआ था वह एक बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन मैं आज भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, और मैं हमेशा ही आपके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी भी बिताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं भी खुशी खुशी अस्पताल से घर वापस गया। अब मैं ठीक होने के बाद गुंजन का खूब अच्छे से ध्यान रखने लगा था। अब मैं ज्यादा से ज्यादा उसके खाने पीने पर ध्यान रखता, और टाइम टाइम पर उसे दवा भी दिया करता था, ताकि वह जल्द से जल्द सेहतमंद हो सके। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।